लावारिस लाश। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के मुताबिक पिछले 6 सालों में करीब 2 लाख से ज्यादा पाई गई लाशें लावारिस थी, जिनकी कोई पहचान तक नहीं हो पाई। कुछ दिन गुजर जाने के बाद जब इन लाशों की कोई पहचान नहीं हो पाती, तब इन अज्ञात शवों का विज्ञापन अखबारों में दिया जाता है। ऐसे अज्ञात शवों को शमशान या कब्रिस्तान में रियायत दी जाती है, मगर अफसोस की बात है कि ऐसी लाशों को कोई कंधा देने वाला नहीं मिलता और इसी कारण ऐसी लाशें खराब होने लगती हैं। अक्सर इन लाशों को शमशान पहुंचाने का काम ड्रग एडिक्ट्स, जिन्हें नशे की लत होती है, ये लोग थोड़े से पैसों के लिए इस तरह का काम करने को तैयार हो जाते हैं। देश के कई मुर्दा घरों में लाशों की तादाद उनकी क्षमता से ज्यादा है और जब किसी शव का कोई दावा करता है तो उसे वो शव तुरंत सौंप दिया जाता है। कई दफा कई जरूरी कार्रवाइयां भी नजरअंदाज कर दी जाती हैं, जिनका वैसे पालन किया जाना जरूरी होता है। गणेशाय नमः। ओम चंद्राय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम शुक्राय नमः। ओम शनिश्चराय नमः। ओम गुरुवे नमः। चुप गए। बहुत पी ली यार, कल नहीं पियेंगे। नहीं, कल नहीं पियेंगे। कितने बज गए? मैं यहीं से बस लेता हूँ, ठीक है? मैं तो यहीं से बस लेऊंगा। सुबह होने वाली है भाई, 5 बजे 5। हाँ तो फिर बस आती होगी। मैं यहीं से तो बैठ गया। तो हम चलते हैं। हाँ हाँ, हम तो पैदल ही पहुंच जाएंगे। चल चल कल सुबह कितने बजे मिलना साइट पे? अरे 10 बजे। खत्म ही नहीं हुआ, टाइम ही नहीं मिला पूरा। अरे वो मैथ्स का एक्सरसाइज समझा क्या? हाँ इजी तो है, लेकिन फिर भी पड़ेगा उसमें से 2-3 जो क्वेश्चन है ना, पहुंचाना चाहिए, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन ले कैसे जाओ हॉस्पिटल? यार कोई गाड़ी ही नहीं आ रही है, एक आदमी भी नहीं दिख रहा यार, क्या करे? अंकल वो देखो, उनका एक्सीडेंट हुआ है अंकल। बस ने टक्कर मारी, उन्होंने काफी चोट आ गई है अंकल। अंकल प्लीज आप मदद कर दीजिए ना इनको हॉस्पिटल पहुंचाने में, प्लीज अंकल, प्लीज प्लीज अंकल। संभाल कर, हाँ, आराम से। जब हम स्कूल जा रहे थे तभी हमने इन्हें देखा। जिस बस से वे उतरे उसी बस ने उन्हें ठोकर मार दी और फिर वो नीचे गिर गए। वे लड़खड़ा रहे थे, ऐसा लगा जैसे वो नशे में हो। हमने इन अंकल को रोका और इनके साथ हमें इन्हें यहाँ ले आए। बेटा आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, अब हम इनकी देखभाल कर लेंगे और पुलिस को भी बता देंगे। आप लोग वापस स्कूल जाओ। जी।
सुनो बच्चों, चलो मैं तुम्हें स्कूल छोड़ दूंगा। कोई बात नहीं बेटा, तुम पीछे बैठ जाओ। गोविंद राजपूत, बाजार थाना, जोधपुर। कोई ऐसी चीज जिससे पता चल सके कौन है? मेरा मतलब कोई आइडेंटिफिकेशन? नहीं, कुछ भी नहीं, ना कोई पर्स ना कोई मोबाइल। हाँ, ये 10-10 के कुछ नोट मिले। स्कूल के 3 बच्चों ने देखा, जिस बस से ये उतरा था उसी बस ने इसको टक्कर मारी। वो बच्चे ही बेहोशी की हालत में इसे यहां लेकर आए। जब लाए थे तब ये जिंदा था, लेकिन हम इसे बचा नहीं पाए। वो नशे में धुत था। जिस बस से वो उतरा उसी बस ने उसे टक्कर मार दी। स्कूल जा रहे 3 बच्चों ने ये देखा और उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन फिर भी इस शख्स को बचाया नहीं जा सका। उसके पास ऐसी कोई चीज नहीं मिली जिससे उसकी पहचान की जा सके। अखबार में विज्ञापन दिया गया कि अगर कोई जानकार या रिश्तेदार है तो आए और शव की पहचान करे। और फिर मौत के 10 दिन बाद कहीं जाकर इस शव को एक पहचान मिली। साहब ने बुलाया है। ये बाड़मेर में रहता है सर। मेरा चचेरा भाई है गोपाल सिंह। इसकी पत्नी घर पर है, लेकिन हम लोगों ने उसे बताया नहीं अभी तक। हमें खुद ही यकीन नहीं हो रहा कि ये चला गया। जोधपुर किसी काम से आया था? बेरोजगार चल रहा था सर। 4 हफ्ते पहले इसने मुझसे कहा था कि जोधपुर कोई काम ढूंढने जा रहा है, लेकिन पता नहीं कहाँ से उसे शराब पीने की लत पड़ गई। खूब शराब पीने लगा था सर। काफ़ी पैसा बर्बाद किया। पढ़ा लिखा था सर, MBA किया था, लेकिन एक धुत सवार हो गई थी अपना बिजनेस करना। आप दोनों? गोपाल हमारा भी चचेरा भाई था। अनिल ने अखबार में खबर देखी तो इसे समझ नहीं आया कि उसकी वाइफ को कैसे बताएं। अभी 1 साल पहले ही तो शादी हुई थी दोनों की। हम लोग अभी तक गोपाल की माँ तक को बताने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। अकेली हैं बेचारी। गोपाल के पिताजी तो रहे नहीं, गांव में भी किसी को कुछ नहीं बताया। लगा कि पहले चलकर पक्का तो कर लें, बात सही भी है या नहीं। मुझे तो अब भी विश्वास नहीं हो रहा कि ये गोपाल ही है। आप लोगों को बॉडी सौंपने से पहले हमें कुछ कागजी कार्रवाई करनी है। ठीक है, अब आप बॉडी ले जा सकते हैं।
पंचनामा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए डेथ सर्टिफिकेट बनाने के लिए। वो गोपाल की माँ और उसकी वाइफ को ज़रूरत पड़ेगी, वरना कहीं बेनिफिट्स मिलेंगे नहीं। ठीक है, थोड़ी देर लगेगी, आप तब तक इंतज़ार कीजिए। थैंक यू। 13 अगस्त को अंतिम संस्कार किया था सर। देखता हूँ। आधा घंटा लगेगा, तुम बाहर बैठो, मैं देखता हूँ। सर, दीपक प्रसाद का मोबाइल दोबारा चालू हो गया है। उसमें कोई नया सिम डाला गया सर। कौन यूज़ कर रहा है ये फ़ोन? जोधपुर मार्केट एरिया में कोई कपिल शर्मा है सर। उसी शहर का दूसरा थाना एक गुमशुदा शख्स की तलाश में था और करीब 4 महीने बाद उस गुमशुदा का फोन फिर से शुरू हुआ, किसी और के नाम के किसी दूसरे सिम कार्ड के साथ। इस गुमशुदा आदमी का उस नशे में चूर आदमी से क्या ताल्लुक था जिसकी बस से टक्कर में मौत हुई थी? इन दोनों का आखिर नाता क्या था? कपिल शर्मा? वो मेरे हस्बैंड है। क्यों? कहाँ है वो? घर पे ही है। बात क्या है? 4445768898। नहीं सर, ये मेरा नंबर नहीं है। आप ही के नाम पे लिया गया ये नंबर? कहीं ये वो नंबर तो नहीं है जो 3 दिन पहले आपने अमित को लेके दिया था? मेरा मोबाइल लेके आओ, मैं चेक करता हूँ। ट्रिपल 45768898 यही नंबर है सर? जी हाँ सर, इस नंबर का सिम मैंने अपने भतीजे को दिया था 3 दिन पहले। क्या नाम है उसका? कहाँ है वो? अमित शर्मा, स्टूडेंट है सर, ये पास में ही रहता है। अरे कपिल, आओ। क्या हुआ? अमित है क्या घर पे? है, लेकिन बात क्या है? अमित बेटा। आया पापा। अमित, ये फोन कहाँ से लिया तूने? मिला मुझे। मिला? कहाँ से मिला? मुझे मेरे स्कूल के पास से मिला। अमित बेटा, सच बताइए किसका मोबाइल है? बेटा, किधर मिला आपको? सच्ची सच्ची बोलो। सच्ची मुझे मेरे स्कूल के पास से मिला। कहाँ मिला? रोड पे पड़ा मिला? जी सर। अमित बेटा, जिसका ये फ़ोन है उसको हम पिछले 5 महीने से ढूंढ रहे हैं। आपको कुछ पता है किस आदमी का है ये? अमित, अगर तू सही नहीं बताएगा तो मुश्किल हो जाएगी। कब से पूछे जा रहा हूं, एक ही बात बोले जा रहा है। कपिल को तुम्हें सिम कार्ड दिलाना ही नहीं चाहिए था। आप गुस्सा मत कीजिए बच्चे पर। अमित बेटा, आप तो जानते हैं ना कि पुलिस को हमेशा सच बताना चाहिए, है ना? बोलो बेटा। सर, मुझे एक जीप के अंदर से मिला था। जीप के अंदर से? हाँ सर, ये 4-5 महीने पहले की बात है, जुलाई की। मैं अपने दोस्तों के साथ स्कूल जा रहा था, तभी हमने एक एक्सीडेंट देखा। एक आदमी बहुत बुरी तरह से घायल हुआ था। फिर हमने एक जीप को रोका और ड्राइवर अंकल की मदद से हम उसे हॉस्पिटल तक लेके गए और फिर उसी जीप से हम वापस स्कूल आ गए। जब मैं जीप में पीछे बैठा था तभी ये मोबाइल मुझे वहाँ पड़ा मिला।
मजा तो आगे बैठने में ही आता है यार। सच में यार विवेक, अगर चलाने को मिल जाए ना तो और भी मजा आ जाए, ताकि एक और एक्सीडेंट हो जाए। पीछे बैठने का जो मजा है उसका पता नहीं है तुम लोगों को। मैंने सिम कार्ड निकाल दिया और फ़ोन तो अपने पास रखा। ये मोबाइल शायद उसी अंकल का है जिनका एक्सीडेंट हुआ था। किस हॉस्पिटल में ले गए थे बेटा आप उनको? KPR हॉस्पिटल। वो आदमी बचा नहीं। हमने उसका पोस्टमार्टम किया था और उसके पास से कोई भी पहचान की चीज नहीं मिली। फिर हमने बाजार थाना पुलिस स्टेशन में खबर की थी। फिर बाद में पता चला कि वो बॉडी किसी ने क्लेम कर ली थी। यही है वो आदमी? सर मैं रिकॉर्ड्स देखता हूँ। इसका तो हमने इश्तेहार दिया था पेपर में। पता नहीं कैसे हमारी नजर से चूक गया वो। यस सर, सेम आदमी है, वही है। बाड़मेर के किसी अनिल राठौर ने बॉडी क्लेम की। खुद को इसका कजिन बताया और मरने वाले का नाम गोपाल सिंह बताया था। लेकिन ये तो दीपक प्रसाद है, एक पुजारी का बेटा। शिवेंद्र प्रसाद बहुत ही अच्छे इंसान है। दीपक उन्हीं का बेटा है। कई बार उनके साथ पूजा पाठ पे भी जाता था, बल्कि कई बार तो मेरे घर भी आया है। मतलब किसी गलत आदमी ने बॉडी क्लेम कर ली। ये दीपक 29 जुलाई को गायब हुआ था और उसके पिता ने 1 अगस्त को रिपोर्ट लिखवाई। क्या बताऊं अशोक जी, दीपक की ना ही पूजा पाठ में कोई दिलचस्पी है और ना ही वो खुद अपने मन का काम कोई ढंग से करता है, ऊपर से पीने की आदत। आप चिंता मत कीजिए पंडित जी, हम खोज लेंगे उसको। सर 2 दिन हो गए भैया को गए हुए, वो ऐसा कभी नहीं करते। अब फिक्र हो रही है सर। आप लोगों को कोई आइडिया है कि वो पीने के लिए कहाँ जाता है, किसके साथ जाता है? सर कहाँ तो पता नहीं, पर हाँ उनके 2 दोस्त हैं, ज़्यादातर उन्हीं के साथ पीने बैठते हैं, किशन और नमन। सर दोनों उन्हीं के साथ कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हैं। किशन और नमन, ले गया दोनों को। सर किशन और नमन ने बताया जब दीपक गायब हुआ उसके पिछली रात वो दोनों दीपक के साथ ही थे। साहब क्या बात क्या कर रहे हैं साहब? मुझे कुछ नहीं पता साहब, सच्ची। अरे साहब क्या कर रहे हैं साहब? बात तो सुनिए। हमसे साहब नहीं पता साहब नहीं। साहब हम तीनों जोधपुर से थोड़ा दूर आ गए थे। सुबह 4 साढ़े 4 बजे तक तो हम लोग पीते ही रहे साहब। फिर अपने अपने घर निकल गए। दीपक बोला कि वो बस से जाएगा। कितने बज गए? मैं यहीं से बस लेता हूँ, ठीक है? फिर उसे छोड़ के हम निकल गए। उसके बाद क्या हुआ हम लोगों को कुछ नहीं पता साहब। लास्ट टाइम वही देखा था, जब वो काम पर नहीं आया तो हम लोगों ने पूछताछ की उसकी। किसी को कोई खबर नहीं थी साहब उसकी। लेकिन अनिल राठौड़ के साथ 2 लोग और भी थे जो खुद को उसका कजन बता रहे थे। गोपाल हमारा भी चचेरा भाई था। उन्होंने दावा किया कि गोपाल सिंह उनका कजन है। पंचनामा और बाकी रिपोर्ट्स भी लेकर गए डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए। सर अनिल, शिवानी और धर्म तीनों के फोन बंद आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि इसमें कोई रैकेट है। जरूर कोई ना कोई साजिश है। एक अज्ञात शव पे किए गए दावे का कारण अभी भी अज्ञात है। सर मेरे पास अनिल राठौर का बाड़मेर का पता है।
फ़ोन नंबर गलत दिया, हो सकता है एड्रेस भी गलत दिया हो। अरे क्या हुआ? हम यहाँ नहीं जा सकते। क्यों? हमें यहाँ से निकलना होगा, जल्दी चलो यहाँ से, चलो। सुनो, हाँ साहब, क्या हुआ? ये अनिल राठौड़ का ही घर है ना? नहीं साहब, यहाँ तो कोई अनिल राठौड़ नहीं रहता। पक्का कोई चाल है। 12/16 यही है। हाँ साहब, पता तो यही है। अनिल राठौड़ गोपाल सिंह का चचेरा भाई, उसने ये पता दिया था। गोपाल सिंह? हाँ, गोपाल सिंह। हाँ साहब जी, ये गोपाल सिंह का ही घर है। अनिल राठौड़ ने कहा था कि गोपाल सिंह उसका चचेरा भाई है और गलत बॉडी की पहचान की। साहब ये तो पता नहीं, पर यहाँ गोपाल सिंह अपनी पत्नी कविता के साथ रहता है। सर, अनिल राठौड़ ने गोपाल सिंह की बीवी का नाम भी कविता ही बताया था। लगता है कोई साजिश है, कोई ना कोई राज जरूर है इस सब के पीछे। सर, कहीं ऐसा तो नहीं गोपाल सिंह जो यहाँ रहता है वो अनिल राठौड़ बन के आया और गोपाल सिंह के नाम से लाश की पहचान करके ले गया ताकि खुद को मरा हुआ साबित कर सके। दरवाजा तोड़ के अंदर छानबीन करते हैं। कोना कोना छान मारो, ये अनिल राठौर बहुत बड़ा 420 लगता है। साहब ये गोपाल और उसकी पत्नी कविता है। अच्छा खेल खेला इस आदमी ने। लेकिन पकड़ में क्यों नहीं आया? कागजी कार्रवाई के दौरान भी आप लोगों को कोई शक नहीं हुआ? सर, उसने जो भी पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह दिए थे सब ठीक ठाक लगे थे। हद है, इस आदमी ने हमारे द्वारा दिए गए इश्तेहार की फोटो की काट-छांट की, माफ किया और फिर शायद उसी से डुप्लीकेट पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस बन गए। बड़ा शातिर है ये आदमी। इसने एक नकली नाम रखा अनिल राठौर। गोपाल सिंह का मैरिज सर्टिफिकेट भी इसने पेश किया जो इसके पास था ही, क्योंकि ये खुद गोपाल सिंह है। इसलिए सारे कागजात फर्जी लगने का सवाल ही नहीं उठता। इसने इतनी बड़ी साजिश की, इस सब के पीछे इसका कोई मकसद तो होगा। सर, शायद मैं वो मकसद जानता हूँ। सर, पंचनामा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए डेथ सर्टिफिकेट बनाने के लिए। वो गोपाल की माँ और उसकी वाइफ को ज़रूरत पड़ेगी, वरना कहीं बेनिफिट्स मिलेंगे नहीं। बेनिफिट्स, फायदे, इंश्योरेंस, खुद को मरा हुआ दिखा के, एक्सीडेंटल डेथ दिखा के इंश्योरेंस कंपनी से रकम हासिल करना। फिर तो जरूर किसी न किसी इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम किया। हमें पता करना होगा कि पिछले 5 महीनों में गोपाल सिंह के नाम से कौन सी इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम किया गया। ये क्या खेल चल रहा था? क्या साजिश रची जा रही थी? एक अज्ञात शव, एक लावारिस लाश को नाम मिला, पहचान मिली, मृत्यु प्रमाण पत्र भी मिला, लेकिन सब झूठे, फर्जी। मृत व्यक्ति का मोबाइल फोन एक बच्चे को मिला जिसने उसे फिर से इस्तेमाल करना शुरू किया और इसी ने पुलिस के सामने एक बहुत बड़ी धोखाधड़ी की परतें खोली। मृत व्यक्ति वो नहीं था जिसका कि दावा किया गया था, बल्कि वो तो 5 महीने से गुमशुदा कोई और ही शख्स था। क्या अनिल राठौड़ ही गोपाल सिंह था? आखिर अपने आप को मरा साबित करने के पीछे उसकी क्या चाल थी? जी पंडित जी, खबर है। पंडित जी, दीपक अब नहीं रहा। आपको कैसे पता चला सर? हुआ क्या? कहाँ मिले आपको भैया? वो हमें मिला ही नहीं है राकेश। दीपक 29 जुलाई को ही गुजर गया था। इसका पता अब 5 महीने बाद चल रहा है? जी दरअसल
किसी गलत आदमी ने बॉडी क्लेम कर ली थी। गलत आदमी ने बॉडी क्लेम कर ली थी? क्या मतलब सर? मतलब किसी ने उसको अपना रिश्तेदार बताया और बॉडी ले ली। पर क्यों? कोई ऐसा कैसे कर सकता है? वो मेरा बेटा था दीपक, मेरा बेटा था। कोई गलत इरादा था। दीपक जिस बस से उतरा उसी से घायल हो गया। अस्पताल में इलाज हुआ लेकिन बचाया नहीं जा सका। उसके पास कोई पहचान की चीज नहीं थी। जिस थाने में मामला गया उन्होंने एक इश्तेहार दिया और कुछ लोग आए और उसकी बॉडी क्लेम करके ले गए। कौन से थाने में? बाजार थाना पुलिस स्टेशन। उन्होंने आपको खबर नहीं दी? मतलब आप ही ने तो कहा था कि आपने भैया की तस्वीर हर थाने में पहुंचा दी है। जी मैं मानता हूँ गलती तो हमसे हुई है। दीपक का शव अब तक तो उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया होगा। जैसा मैंने आपको कहा कि कोई गलत इरादा था, लेकिन बाजार थाना पुलिस इस मामले की जांच में लगा है। दीपक बेटा, तुम करना क्या चाहते हो? आप जो करते हो ना वो नहीं, बस कुछ और बाबूजी। बेटा मैं जो करता हूँ ना उसमें बहुत सम्मान है। पर बाबूजी मुझे नहीं करनी है ये पंडितगिरी। मत कर बेटा, पर करना क्या है ये तो बता दे। छोटे को देख, पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई, अपनी दुकान संभाल रहा है। तुझे तो बेटा पता ही नहीं है कि जीवन का करना क्या है। मैं और राकेश अलग है बाबूजी। शायद मैं वो हासिल नहीं कर पाया जो मुझे कर लेना चाहिए था, लेकिन मैं अभी भी यही पता करने में लगा हूँ कि मुझे हासिल क्या करना है। मुझे अपना रास्ता खोजने दो बाबूजी, मेरे ही तरीके से। अपना रास्ता खोजो बेटा, पर तुम जो ये भटक गए हो उसका क्या? हमेशा शराब, आवारागर्दी, क्या ये खोज रहे हो? बस इसी बात की चिंता हमेशा लगी रहती है मुझे। भैया आज से आप मेरी दुकान संभालो, मैं आपका असिस्टेंट बनूंगा। मुझे खुद का कुछ करना है, पता नहीं क्या, पर कुछ अपना बाबूजी। बहुत तकलीफ में था वो, बहुत मुश्किल से गुजर रहा था। मेरा पहला बच्चा था, इसलिए मैं उसके दर्द को अच्छी तरह समझता था। राकेश की तरह काम तो नहीं कर पाया, पर वो खुद का कुछ अपना करना चाहता था और दुनिया से ही चला गया। गुमनाम की मौत मारा गया। सभी थे उसके अपने, सारा परिवार था, लेकिन एक लावारिस की तरह इस दुनिया से चला गया वो। काम को बहुत ही बारीकी से अंजाम दिया गया है। सर 4 और इंश्योरेंस कंपनीज में बात करना बाकी है। इनमें से किसी एक में तो अनिल राठौर उर्फ गोपाल सिंह ने अप्लाई किया ही होगा। अनिल राठौर के दोनों रिश्तेदार धर्म और शिवानी का कुछ पता चला?
सर खबरी लगा रखे हैं पर कोई लीड नहीं है। ये आदमी कितनी सफाई से ये सब कर गया, हमें इसे खोजना ही होगा। हम इसे ऐसे अपने हाथ से नहीं निकल जाने दे सकते। अब कहाँ जाएंगे हम? पता नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं तो जाना ही पड़ेगा। पैसे कब मिलने वाले हैं? उसका भी अभी तक कुछ नहीं पता। ऐसा लग रहा था कि जिस सफाई और शातिर तरीके से अनिल राठौड़ उर्फ गोपाल सिंह ने अपनी ठगी को अंजाम दिया था, वो पुलिस के जाल से बच निकलेगा। ठग के हाथ की सफाई बेहतरीन थी, लेकिन कुछ गलतियों के निशान छूट गए थे। और शुक्र की बात है कि कहीं कहीं आज भी कामकाज में मूल्य, वर्क एथिक्स बाकी हैं, जो ऐसे निशानों को तुरंत पकड़ लेते हैं। सर केस अभी तक कोर्ट में ही है। हाँ एक गोपाल सिंह उम्र 25 साल, बाड़मेर निवासी और बेनिफिशियरी है उसकी मां सर रूपमती। केस कहां तक पहुंचा है अभी? अब तक 2 सुनवाई हुई है सर। अर्जी आई थी अगस्त 2011 के आखिर में। एक्सीडेंट केस था सर, और मेडिकल जांच के मुताबिक वो आदमी नशे में भी था। सर एक्सीडेंट केस में डिस्प्यूट होता ही है अक्सर, इसलिए हमने मुकदमा भी किया। गोपाल सिंह का 60 लाख का इंश्योरेंस है सर। मौत भले ही दुर्घटना में हुई हो, लेकिन वो आदमी नशे में भी था। हम एक बार केस की फाइल देखना चाहेंगे। श्योर सर, मैं फाइल लेके पहुंचता हूँ। सर फाइल में कुछ गड़बड़ है क्या? ये आदमी गोपाल सिंह है जिसका ये फोटो लगा है, एक फ्रॉड है। हमने एक लावारिस शव का इश्तेहार दिया था अखबार में, उसे देखकर यह आया, अपना नाम अनिल राठौड़ बताया और एक डेड बॉडी को अपने चचेरे भाई की बताकर ले गया। उसका क्रियाकर्म किया, डेथ सर्टिफिकेट बनवाया और अपने आप को मरा हुआ साबित करके इंश्योरेंस क्लेम कर दिया। गॉड, तो सर वो जो लावारिस लाश आपको मिली थी वो आखिर थी किसकी? किसी एक पंडित के बेटे दीपक प्रसाद की। उसी की उम्र का है। कद, काठी, उम्र सब मैच करता था अनिल राठौड़ उर्फ गोपाल सिंह से, क्योंकि डेथ सर्टिफिकेट में कोई फोटो नहीं होता। पंचनामा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के फोटो बदल दिए थे। ये तो बहुत बड़ा फ्रॉड है सर। अच्छा खासा पढ़ा लिखा भी है, सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है। क्लेम का भुगतान तो नहीं हुआ अभी तक? नहीं सर, अगली सुनवाई जनवरी 2012 में है। सुनवाई में पेश कौन होता है? उसकी माँ, जो बेनिफिशियरी। वाडमेर का वही एड्रेस दिया जो अनिल राठौड़ ने दिया था। जाहिर है सर, उसी पते का इस्तेमाल करेगा ताकि अदालत का नोटिस भी वहीं पहुंच सके। माँ, बेटा, बीवी सब शामिल। वीरेन सर, उस कंपनी में भी पता करो जहां वो काम करता था। सर रूपमती के जो लॉयर है उसे मैं जानता हूँ। कौन है वो? चंद्रेश अग्रवाल। गोपाल सिंह ने अगस्त 2011 में अपनी नौकरी छोड़ दी। 3 अगस्त 2011 को ये रेजिग्नेशन लेटर दिया। जी, रूपमती जी मेरी क्लाइंट है और मैं उनका इंश्योरेंस का केस देख रहा हूँ। हमेशा अकेली आती है? जी, सितंबर और अक्टूबर में सुनवाई थी। वैसे बात क्या है? जिस बेटे का इंश्योरेंस क्लेम कर रही है वो बहुत बड़ा ठग है, जिंदा है अभी। उसने एक लावारिस लाश हासिल की, गलत सलत कागज तैयार किया और अपने आप को मरा हुआ साबित कर दिया। मुझे कोई खबर नहीं है जी। इस औरत का एड्रेस वाडमेर का दिया गया है और कॉन्टैक्ट नंबर इसकी बहू कविता का। मुझे इस औरत रूपमती से मिलना है।
गोपाल सिंह की माँ को कई बार यहाँ देखा है। मतलब यहाँ नहीं रहती हूँ? मालूम है कहाँ रहती हैं? विधवा है वो, भाई के साथ राजनगर गांव में रहती हैं। लेकिन आप जो ये फोटो दिखा रहे हैं ये उनका नहीं है। क्या? ये गोपाल की माँ रूपमती नहीं है। थैंक यू, हम इसे कांटेक्ट करें। और हाँ, याद रहे कि एक फ्रॉड केस है। बताने के लिए शुक्रिया। वीरेन, रूपमती के वकील से उसका नंबर मिल गया है। सर, ये जो औरत है रूपमती, ये तो नकली निकली, वो तो कोई और ही है। क्या बोल रहे हो? हाँ सर, मैंने ये गोपाल सिंह के पड़ोसी से पता किया है। उसका कहना है कि गोपाल सिंह की माँ अपने भाई के साथ राजनगर गांव में रहती है। कितना बड़ा शातिर बदमाश है। लेकिन सबसे पहले इसकी इस नकली पाखंडी माँ को देखते हैं जरा। हेलो, कौन बोल रही है? जी कुसुम धीर, बताइए क्या काम है? कुसुम जी, आपका नंबर लकी ड्रॉ में निकला है। हमारे सर्वे में आपके नंबर को प्राइज के लिए चुना गया है। हमें आपको कुरियर भेजना है। आप हमें अपना एड्रेस देंगे प्लीज? अच्छा, क्या प्राइज है? अरे ये क्या धोखेबाजी है? मुझे तो कहा था कि प्राइज मिलेगा। बिल्कुल, प्राइज आपको जरूर मिलेगा, लेकिन अभी तो खेल शुरू हुआ है। सभी सवालों के सही जवाब देने के बाद ही खजाने का दरवाजा खुलेगा। मिलेगा, इनाम जरूर मिलेगा। पहला सवाल, गोपाल सिंह तुम्हें कहाँ मिला? गोपाल सिंह? कौन गोपाल सिंह साहब? गोपाल सिंह उर्फ अनिल राठौड़, जिसकी मां बनकर इंश्योरेंस क्लेम करने की धोखाधड़ी कर रही हो तुम। अभी बात आई समझ में? वो? हाँ साहब, उसका नंबर है मेरे पास, लेकिन साहब शायद उसका फोन खराब है। मैं भी एक हफ्ते से कोशिश कर रही हूँ ये जानने के लिए कि कोर्ट की अगली पेशी कब है, लेकिन फोन ही नहीं उठा रहा वो। मतलब तुम उसकी नकली मां बनने का नाटक कर रहे हो? साहब, मैं एक गरीब विधवा औरत हूँ, छोटा मोटा काम करके अपना पेट पाल लेती हूँ, और वो मुझे कचहरी के बाहर ही मिला था। खुद आया था वो मेरे पास। कुसुम जी, जी एक बीमा का केस है। तो मुझसे क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूं कि आप कोर्ट में मेरी मां बन के पेशी दे दें। ठीक है, लेकिन हर पेशी के 2000 रुपये लगेंगे। हाँ ठीक है, आइए मैं आपको समझा दूं कि मामला क्या है। आइए। साहब, वो मुझे पैसे दे रहा था और मुझे पैसे की जरूरत थी, इसीलिए उसने जो कहा मैं मान गई। और तुम भी इस 420 का हिस्सा बन गई। साहब, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो सिर्फ माँ ही बनी थी ना, कुछ किया तो नहीं ना। ये बड़े बड़े नेता लोग, अफसर लोग इतना कुछ करते हैं, इतनी 420 करते हैं, उनको कोई नहीं पकड़ता। बस हम गरीबों को ही पकड़ोगे क्या? जी, आपको किससे मिलना है? रूपमती जी। जी मैं ही हूँ। हाय राम, ये क्या किया मेरे बेटे ने, और क्यों किया? सारी बातें तो हमें तभी पता चलेंगी जब आपका बेटा हमें मिलेगा। अभी तो हमें इतना ही मालूम है कि ये सब उसने बीमे की रकम हासिल करने के लिए किया। मेरा बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। रूपमती जी, आप हमें बस इतना बता दीजिए कि आपका बेटा कहाँ छिपा हो सकता है, और उसके चचेरे भाई बहन धर्म और शिवानी हमें कहाँ मिलेंगे? धर्म और शिवानी तो जोधपुर में रहते हैं, और गोपाल के बारे में उन दोनों को ही पता होगा। जोधपुर में कहाँ? गोपाल सिंह कहाँ है? सच में नहीं पता सर, एकदम से टच में नहीं। मैं भी कब से उससे बात करना चाह रही हूँ। तुम दोनों भी इस घपले में गोपाल के बराबर के हिस्सेदार हो।
लेके जाओ इन्हें और अच्छे से खातिरदारी करो इनकी। नहीं सर, सर मुझे नहीं पता था उसका फ्रॉड का प्लान है। सर मुझे भी नहीं पता था सर। सर अगस्त के पहले हफ्ते में उसका फ़ोन आया था मेरे पास, बोला उसके पास कोई प्लान है पैसा कमाने का। सर गोपाल हमेशा से अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था, उसके लिए उसे पैसों की ज़रूरत थी। उसने मुझसे कहा कि मैं उसके साथ थाने चलूँ और जैसा वो बोले वैसा करूँ। उसकी हाँ में हाँ मिलाता रहूँ सर। वो कहता कुएं में कूद जाते। दूध पीते बच्चे हो तुम। हमें ये तो पता था कि वो कुछ प्लान कर रहा था, पर एग्जैक्टली पता नहीं था क्या। बस उसने हमें कुछ पैसे देने का वादा किया था सर। ये तो झूठ है, फ्रॉड है यार। बॉडी को 1 हफ्ता हो गया, अभी तक किसी ने क्लेम नहीं किया और मुझे नहीं लगता कि अब कोई करेगा भी। लेकिन फिर भी गोपाल, अगर मैं तुझे 3 लाख रुपए दे दूं तब तो तेरा एक किंतु परंतु लेकिन बट बंद हो जाएगा ना। तुम बॉडी लेकर करोगे क्या गोपाल? मैं ये कह के बॉडी लूंगा कि ये बॉडी मेरे कजन गोपाल सिंह की है। क्या? अरे समझने की कोशिश करो, मैं अपने आप को मरा हुआ दिखा के बीमा के 60 लाख रुपए ले लूंगा। ये एक एक्सीडेंटल डेथ है ना। ये देखो, इसकी उम्र 25 साल है, मेरी उम्र भी 25 साल है। तुम विटनेस बन के मेरे साथ चलो, बॉडी हासिल करने में आसानी होगी। फिर अंतिम संस्कार इंश्योरेंस के पैसे क्लेम करूंगा, जो पैसा आएगा उसमें से 3 लाख रुपए तुम्हारे। देखो धर्म तो राजी हो गया है, तुम बोलो। अगर फंस गए तो? अरे फंसने का कोई चांस ही नहीं है। बॉडी को 1 हफ्ता हो गया, अभी तक कोई क्लेम करने नहीं आया। मुझे लगता है बॉडी लावारिस है। बहुत आसान काम है। कविता इंश्योरेंस क्लेम करेगी? माँ करेंगे। एक्चुअली माँ ही बेनिफिशियरी है, मैंने शादी से पहले इंश्योरेंस लिया था। तुम्हारी माँ को मालूम है इस बारे में? अरे उनके लिए सब चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उनके पल्ले नहीं पड़ने वाला। हाँ लेकिन चेक माँ के नाम पे ही बनेगा। जब चेक आएगा तो कह दूंगा बीमा का बोनस आया है, ये कह के पैसे ले लूंगा। सर हमने बिल्कुल नहीं सोचा था हम ऐसा कुछ कर बैठेंगे। तुम दोनों मुसीबत में तो पड़ ही चुके हो। अब जल्दी से बता दो ये गोपाल सिंह का है, ताकि मुसीबत और ना बढ़े। और उसकी वाइफ कविता, उसका क्या? कविता एक विधवा थी अजमेर की। एक बार गोपाल सिंह अजमेर गया था, उसको वहीं मिली थी, फिर दोनों ने शादी कर दी। जी कविता सिंह? सर मुझे नहीं पता गोपाल कहाँ है। कविता, हमें मालूम है तुमने, तुम्हारे पति गोपाल सिंह ने और उसके चचेरे भाई बहनों ने एक साजिश की। 2 कैसे एक बॉडी हासिल की, उसका क्रियाक्रम किया, फिर तुम्हारे पति गोपाल सिंह को मरा हुआ दिखाया। और ये सब एक बीमा कंपनी को धोखा देने के लिए किया गया। क्या बात है कविता, तुम 1 महीना पहले चली आई और बताया भी नहीं क्यों? फिर गोपाल आया, वो चला गया, फिर लौट के वापस आया ही नहीं। क्या चल रहा है ये सब? कविता, अगर तुम्हें पता है तुम्हारा पति गोपाल सिंह कहाँ छिपा है और तुम हमें नहीं बता रही हो तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। सर मुझे सच में नहीं पता वो कहाँ है। मैं ये भी नहीं जानती कि उसने ये सब क्यों किया। मैंने उससे पहले ही कहा था कि हम अपनी जिंदगी में खुश हैं, जितना है काफी है। लेकिन पता नहीं क्यों उसे हमेशा से कोई बड़ा काम करना था और पैसे कमाने थे। उससे कहा था धोखेबाजी से हमें कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन उसने मेरी बिल्कुल नहीं सुनी। कविता, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, कहाँ है गोपाल सिंह? सर मैं सच बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता। हाँ वो कभी कभी मुझे फोन जरूर करता है। लास्ट फोन कब आया था? कहाँ से आया था? करीब 1 हफ्ते पहले, जोधपुर से। तुम्हारा मोबाइल नंबर? इस औरत को अगर गिरफ्तार किया तो गोपाल कभी हमारी पकड़ में नहीं आएगा। सर इसका नंबर ट्रैकिंग पे डाल देते हैं, लगता है वो अलग अलग नंबर इस्तेमाल कर रहा होगा और इस औरत को पता नहीं लगने देंगे कि हम निगरानी में हैं। आइडिया अच्छा है। हम इस औरत पर नजर रखेंगे तो गोपाल अपने आप हमारे चंगुल में आ जाएगा।
नंबर की ट्रैकिंग से पता लगता है कि ज़्यादातर कॉल्स अजमेर के लैंडलाइन नंबर से ही किए गए। इस बीच वो कभी अपनी बीवी से मिलने आया? नहीं सर, और ना ही वो उससे मिलने गई। उस पर हर वक्त हर कदम पर नजर रखी जा रही है। हमें इसे किसी भी हालत में पकड़ना ही होगा। ये पहले भी हमें अच्छा खासा धोखा दे चुका है और अब हमारे हाथ नहीं लग रहा है। 3 महीने बीत चुके थे, लेकिन गोपाल सिंह अभी तक पुलिस की पहुंच से दूर था। हालांकि उसके मकसद के बारे में पुलिस सब कुछ जान चुकी थी, पर गोपाल के गिरेबान से पुलिस अब तक बहुत दूर थी। हेलो कविता, मैं गोपाल बोल रहा हूँ। गोपाल, कहाँ हो तुम? घर आ जाओ। अजमेर में हूँ मैं। जानता हूँ पुलिस घात लगाए बैठी है, पर क्या करूँ, कैसे आऊँ? तो गोपाल कब तक भागते फिरोगे? पता नहीं कविता। बस बहुत हो गया, अब घर आ जाओ। नहीं आ सकता कविता, लेकिन प्लीज मेरा एक काम कर दो। क्या? मेरे पैसे खत्म हो गए, पैसे की जरूरत है। कैसे दूँ तुम्हें? पुलिस मेरे पीछे है। तुम्ही ने जब लास्ट टाइम फोन किया था तब मुझे बताया था ना। मैं जानता हूँ, लेकिन मेरी जेब में फूटी कौड़ी तक नहीं है। धर्म और शिवानी तो पुलिस की हिरासत में है और माँ पर भी पुलिस की नजरें टिकी हुई हैं। तो तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? पुष्कर रोड के पीछे वीरान रास्ता है ना, वहाँ एक माता का मंदिर है। बस वहाँ 4 बजे पहुँच जाना। और एक बात सुनो, अपने पापा और किसी और को कुछ बोलना मत। ठीक है। कविता प्लीज आ जाना, पैसे की बहुत जरूरत है। पापा, अशोक साहब का फोन था। दीपक भैया की बॉडी जिसने क्लेम की थी वो पकड़ा गया। उसे इंश्योरेंस की रकम का एक पैसा नहीं मिला जिसके लिए उसने ये सब किया था। मैं अपने काम से बहुत तंग आ चुका था सर। अपना कुछ नया शुरू करना चाहता था। लोन के लिए अप्लाई किया, बहुत कोशिश की, पर नहीं मिला। इंश्योरेंस के ऊपर जो रकम मिलती है बहुत कम होती, किसी काम नहीं आता। मेरा डेस्परेशन बढ़ता जा रहा था सर। हमेशा सोचता रहा इतने सारे लोग फ्रॉड करके आसानी से बच के निकल जाते, पकड़े नहीं जाते। शायद तूने उनके बारे में नहीं सुना जो पकड़े जाते हैं। मुझे लगता है कुछ लोग वो होते हैं जिन्हें बिना ठोकर खाए कुछ समझ में नहीं आता। जब तक खुद का हाथ नहीं जला लेते उन्हें आग की ताकत का अंदाजा नहीं होता। उम्मीद है अब तेरी समझ में आ गया होगा। मैं तो हमेशा यही सोचता रहा कि इस बॉडी को कभी कोई क्लेम नहीं करेगा, तो क्यों ना उसे मैं अपना नाम दे दूं। इंश्योरेंस के लाखों रुपए मुझे मिल जाएंगे, मैं एक नया बिजनेस शुरू कर पाऊंगा।
अपनी जिंदगी बना पाऊंगा। एक लाश के ऊपर अपनी जिंदगी बनाने चला था तू। क्या गजब का ख्याल है। पर तूने कभी ये नहीं सुना गोपाल कि गलत राह पर शुरू की जिंदगी बहुत दूर तक नहीं जाती। सच कह रहे हैं आप सर, लेकिन सच तो ये भी है कि मेरे बॉडी को क्लेम करने के बाद अगर उस बॉडी की सही पहचान नहीं होती तो बीमा की रकम मुझे मिल गई होती। पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट अक्टूबर 2012 में दायर कर दी थी, लेकिन इस केस में मुकदमा चलना अभी बाकी है। चालबाजी, घपलेबाजी, 420 कभी काम नहीं आती। चाहे कोई कितनी भी मिसालें देते कि लोग इस तरह के फ्रॉड करके कानून की आंखों में धूल झोंकने में कामयाब रहे, लेकिन ज्यादातर ऐसे लोगों का अंत बुरा ही हुआ है। ये कोई ईश्वर का न्याय नहीं, बल्कि एक सीधा साधा सच है। आप मेहनत की कमाई के 10 रुपए भी बड़े गर्व के साथ खर्च करते हैं और उसकी कीमत जानते हैं, जबकि बेईमानी से कमाए 1000 रुपए भी आपके अंदर वैसा एहसास कभी नहीं जगा सकते। सब लोग नहीं तो कम से कम आम साधारण नागरिक ईमानदारी के 10 रुपए में वही खुशी पाता है, चाहे वो उसकी जरूरतों के लिए पूरा भी ना पड़ता हो। लावारिस अनजान शवों की जो दुर्दशा है, क्या उसका दोष हमारी विशाल आबादी का है, या इसका कारण यह है कि हमारे यहाँ गुमशुदाओं की कंप्लेंट्स की निगरानी और रिकॉर्ड्स के रखरखाव की अच्छी व्यवस्था की कमी है, या मामलों को अंजाम तक पहुंचाने की इच्छा की कमी है, या फिर बेसिक सुविधाओं की ही कमी है जो इंसान की मौत को एक इज्जत, एक डिग्निटी दे सके। कुछ लोग बहस करेंगे कि हमारे पास जिंदा इंसान की इज्जत के लिए ढंग की व्यवस्था नहीं है, तो फिर मरे हुए इंसानों का क्या सोचना। ये दलील सरासर खोखली है। हमारे देश की जनसंख्या हमेशा ही अपने वक्त से ज्यादा रही है, लेकिन क्या हमारी योजनाएं आने वाले समय का सामना करने के लिए तैयार की गई हैं, या जिस समय में हम जी रहे हैं उसको मद्देनजर रखते हुए तैयार की गई? चाहे बुनियादी ढांचे की बात हो या फिर सुविधाओं की, हम हमेशा वक्त से पीछे ही रहे हैं। यही सच है, और हमारी कमियों को पूरा करने के लिए हमारे पास बहुत सारे बहाने हैं, शिकायतें हैं, बेकार, अयोग्य और लचर प्रशासनिक रवैये के बारे में हमें सोचने की जरूरत है। जो लावारिस है उसकी परवाह की जरूरत है, क्योंकि उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। हमें इस बात का भी ख्याल रखना है कि देश के लिए हमारी जिम्मेदारी भी कहीं लावारिस ही न पड़ी रह जाए। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, और याद रखें, समाज, प्रशासन, उससे सिर्फ शिकायतें ही नहीं, उसके प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं, उन्हें भी पूरा करें। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।